हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अपनी स्पर्श के थर्ड चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा अतिथि तुम कब जाओगे। सॉरी, अतिथि तुम कब जाओगे, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसको लिखा हुआ है मिस्टर शरद जोशी जी ने। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो जो हमारी गद्य खंड चल रहा है, इसमें हम स्पर्श बुक के सारे पहले गद्य खंड को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका काव्य खंड। काव्य खंड में क्या होगा, पहले हम सारे उसके जो दोहे, पद या कविताएं रहेंगी उसको आपको समझाएंगे। देन आप उसके हम क्वेश्चन आंसर या डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है अतिथि तुम कब जाओगे, ये लिखा हुआ है शरद जोशी जी ने। जो चैप्टर है हमारा अतिथि कब जाओगे, ये आधारित है एक तरह की व्यंग विधा पर। मतलब आज के समाज में जो लिखा जाता है अतिथि, पहले जो कहा जाता था अतिथि देवो भव, अब कहा जाता है अतिथि तुम कब जाओगे। क्योंकि कहते हैं कि मेहमान सिर्फ 2 ही दिन अच्छे लगते हैं, अगर वो ज़्यादा दिन रुक जाए तो वो एक मुसीबत का सबब बन जाते हैं। तो इसी से ये कहा गया है, इसी इसी पर लेखक ने एक व्यंग लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर कुछ मूवीज़ बनी होगी, उनको भी देखा ही होगा, कई तरह की मूवी बनी है अतिथियों के ऊपर। तो अगर नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा, पर उम्मीद है कि आप सभी ने एक बार तो ज़रूर देखी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शरद जोशी जी के जीवन को जानते हैं। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये मध्य प्रदेश के निवासी से सन 1931 में इनका जन्म हुआ था। कुछ समय तक शरद जोशी जी ने सरकारी नौकरी की। उसके पश्चात इन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका के रूप में अपना लिया। मतलब अपने गुजर बसर के लिए इन्होंने फिर लेखन का ही सहारा लिया। जोशी जी अपने आरंभिक साहित्य के दौर में कुछ कहानियाँ लिखी थी। पहले इन्होंने जब अपना काव्य लेखन स्टार्ट किया था तो इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी। उसके बाद ही ये व्यंग लेखन के कार्य करने लगे। मतलब इन्हें ज़्यादा उपलब्धि इनके व्यंग लेखन से ही मिली थी। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनकी बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आप लोग भी कभी पढ़िएगा। जैसे कि किसी बहाने, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, सड़क किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, तिलिस्म, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आप ज़रूर इनको अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि लेखक के घर में एक अतिथि आए हुए हैं। मतलब घर में मेहमान आए हुए हैं। उस आए हुए अतिथि के सेवा सत्कार में लेखक और उनकी पत्नी ने कोई कमर कसर नहीं छोड़ी है। मतलब अपनी कमर कस ली है और पूरी तरह से उस अतिथि के सेवा सत्कार में वे जुट गए हैं, है ना। अतिथि आने के बाद तुरंत ही चले जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना। अतिथि आने के बाद तुरंत चले जाए, परंतु यह अतिथि नहीं जा रहे थे। अतिथि कौन होते हैं? जो आए, रुके, मिले जुले और अपने घर को वापस चले जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? अतिथि। अतिथि मतलब जो बिना बताए आ जाए। ठीक है, आगे कहते हैं लेखक को अब शंका हो रही थी कि अतिथि अब जाने में ना जाने कितने दिन और रुकेंगे। मतलब पूरे टाइम उनकी सेवा सत्कार करते रहो, 2 दिन कर लिए, 3 दिन कर लिया, ठीक है, पर जब वो ज़्यादा रुकने लग जाए तो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ने लग जाती है घर में। तो लेखक को भी अब डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये जो अतिथि आए हुए हैं ये कितने दिन और रुकेंगे। लेखक अतिथि के थोड़े दिन और रुकने की आशंका से ही डर गए थे। मतलब वो इतने ज़्यादा उनसे परेशान हो चुके थे कि उनका रुकना, अतिथि का रुकना अब उन्हें एक दिन भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। अतिथि ने कुछ और दिन रुकने के संकेत दी। मतलब अब अतिथि ने इशारा कर दिया कि मैं तो भैया 2 दिन 4 दिन अभी और यहीं पर ही हूँ, है ना। अतिथि ने क्या किया, अपने गंदे कपड़े धोने की बात कही और उसे धुलाई के लिए धोबी को देने की उन्होंने बात कह दी कि भाई मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, अब आप इन्हें धुलवा दीजिए, क्योंकि भाई मैं रुकूंगा तो दोबारा वही कपड़े को यूज़ करूँगा, है ना। तो क्या हुआ, लेखक को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, है ना। पर क्या करें, मेहमान है तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है, लॉन्ड्री वालों को बुलाया और कपड़े धुलवा कर ही इस बात को उन्होंने वहीं पर ठंडा कर दिया। लेकिन अब अतिथि भी वहाँ से चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही थी, ना ही उनको इसकी बात के कोई आसार दिख रहे थे कि अतिथि अब यहाँ से चले जाएंगे। लेखक और उनकी पत्नी अतिथि से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो यही जुगाड़ में लगे थे कि किस तरह से ये अतिथि यहाँ से वापस चले जाए और हमारी जान छूटे।
कल तक जिस अतिथि के प्रति यह भाव था कि अतिथि देवता के समान होते हैं, अब उस अतिथि के प्रति यह स्थिति हो गई है कि वह राक्षस प्रतीत होने लगे हैं। मतलब पहले अतिथि भगवान के समान होते थे, पर अब वो प्रतीत कैसे हो रहे हैं? राक्षस के समान प्रतीत होने लगे हैं। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने आज के अतिथि की निर्लज्जता की परिस्थिति को स्पष्ट किया है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि आज के टाइम पे जो मेहमान आते हैं वो बहुत ही निर्लज होते हैं। उन्हें आप कितने भी तरह के दंड भेद अपना लीजिए, पर अगर वो ठान कर बैठे हैं कि हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मानित व्यक्ति के साथ जैसा आचरण किया जाता है, उस व्यक्ति के व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं ही उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। अब ऐसा होता है बच्चों कि अगर आपके मन में किसी के प्रति सम्मान है तो आप खुद ही उसे दोगे। अगर सामने वाला कहकर आपसे बोल रहा है कि हमारे पैर पड़िए या हमें सम्मान दीजिए, तो वो आपके मन में वो भावना कभी भी नहीं आ सकती। अगर आप उसको पसंद करते हैं, उसका नेचर आपको अच्छा लगता है, तो आप उसे स्वयं ही सम्मानित करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। लेखक ने यह भी दिखाया कि थोड़े दिन के लिए आए अतिथि शानदार स्वागत के भागीदार होते हैं, लेकिन अत्यधिक समय के लिए आए अतिथि आतिथ्य का सुख भोग करने का जिनका इरादा होता है, वैसे अतिथि मेज़बान बनकर मेज़बान द्वारा आदर सम्मान नहीं होता। अब लेखक कहते हैं कि जो अतिथि थोड़े दिन के लिए आते हैं तो उनका आदर सम्मान भी बहुत अच्छे से किया जाता है। पर होता क्या है बच्चों कि अगर जो अतिथि आकर एकदम डट गए हैं और सुख भोगना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे खान पान पकवान बनवाना चाह रहे हैं, जिनका इरादा है कि हम यहाँ पर रुकेंगे और अपना मस्त टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो क्या होता है, किसी भी तरह के सम्मान के पात्र नहीं होते हैं। अब लेखक ने एक और बात बताई है कि दूसरों के घर में रहकर आदर सत्कार प्राप्त करना सभी को अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम कहीं जाते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ पर सम्मान मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग अपना घर का काम छोड़कर उन्हीं की आवभगत में लग जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सभी के पास अपने काम होते हैं, सभी लोग अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहना शुरू कर देंगे, तो ये तो गलत है। आप अपने आदर सम्मान के लिए अपना घर छोड़कर किसी के भी घर चले जाओगे तो वो एक गलत बात होती है। अब लेखक यहाँ भी बताते हैं, अतिथि के घर इज्जत मिलने का मतलब यह नहीं है कि इज्जत जहाँ मिले वहाँ सिर चढ़ाए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ इज्जत मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से उन्हें जाना ही नहीं है। इज्जत कभी भी मांगने से प्राप्त नहीं होती है। यदि अतिथि को बिना मांगे इज्जत चाहिए तो उन्हें यह सावधानी बरतनी होगी कि थोड़े ही समय में किसी के घर का दरवाज़ा छोड़ दें। मगर अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर दोबारा आएँ तो एक दो दिन रुककर दोबारा वहाँ से चले जाना चाहिए, ताकि आप दोबारा आए तो आपको वही सम्मान दोबारा मिले। अतिथि द्वारा फूहड़ आचरण किए जाने का गलत परिणाम एक दिन हो भी सकता है कि मेहमान द्वारा उन्हें गेट आउट भी कह दिया जाए। अब अतिथि का इतना बुरा व्यवहार रहेगा तो उनसे परेशान होकर जो घर के मेज़बान हैं वो उन्हें क्या कर सकते हैं, घर से बाहर निकाल सकते हैं या जाने के लिए कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बेइज्जती की बात होती है ना। यह व्यंग रचना सही मायने में मेहमान और मेज़बान की संयुक्त आचार संहिता है। मतलब यहाँ पे लेखक ये बताना चाहते हैं कि मेहमान और मेज़बान में एक तरह का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के घर एक दिन जा रहे हो मेहमान बनकर, तो वहाँ पर आपको 1 या 2 दिन ही रुकना चाहिए, उसके बाद आपको उनका घर वहाँ से छोड़ देना चाहिए। इससे होगा क्या बच्चों, आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और दोबारा अगर आप उनके घर जाओगे तो आपको उतनी ही इज्जत दोबारा वहाँ पर परोसी जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में इसी चैनल पे। इसके साथ साथ बच्चों आपको अपने नोट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।